हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 11 के ज्योग्राफी के 5 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जाम में पक्का 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 आएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने 5 मार्क्स के 3 वीडियो और बना रखे हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, जिसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद उन वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करके चले जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 पार्ट से ही बनेंगे। तुम्हारे 5-5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे यहीं से ही आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। भारत के तापमान में क्या पाया जाता है, एक अंतर पाया जाता है। इस कथन की उचित व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में अंतर क्यों पाया जाता है। तो पहला अगर बात करें तो इसका परिचय लिखोगे। भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार और विविध स्थलाकृति तापमान में क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है। भारत का जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति और जो भारत की विविध स्थलाकृति है, उसके कारण तापमान में अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो भारत के तापमान को प्रभावित करते हैं, उसके अंतर को। तो पहला है अंशांशीय अंतर। दक्षिण भारत में तापमान अधिक रहता है, जबकि उत्तर भारत में तापमान सर्दियों में क्या रहता है, कम हो जाता है। बात करते हैं दूसरे बिंदु की, तो ऊंचाई का प्रभाव। पर्वतों में क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, पर्वतों में क्षेत्रों में तापमान क्या रहता है, कम रहता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। बात करते हैं तीसरे बिंदु की, तो समुद्र से दूरी। तटीय क्षेत्रों में तापमान संतुलित रहता है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर तापमान क्या रहता है, ज्यादा गर्म रहता है और ज्यादा ठंडा भी पड़ता है। जैसे कि दिल्ली वाले इलाके में ज्यादा गर्मी के समय ज्यादा गर्मी और ठंडी के समय ज्यादा ठंडी। बात करते हैं मरुस्थलीय प्रभाव की, तो पश्चिमी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है, यानी कि दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है और रात के समय में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है। बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस प्रकार विभिन्न भौगोलिक कारकों के परिणाम भारत में तापमान में स्थान अनुसार स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, वर्णन कीजिए। तो परिचय क्या लिखोगे, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, जिसे कई भौगोलिक और वायुमंडलीय कारक क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। बात करते हैं इसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है अंशांशीय स्थिति। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उनके नाम भी लिखना, जिससे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की बनती है। तो भारत की जलवायु कैसी बनती है, उष्णकटिबंधीय बनती है और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की बनती है। पर्वतों की स्थिति की बात करते हैं, तो उत्तर में स्थित हिमालय ठंडी हवाओं को रोककर जलवायु को प्रभावित करती है। उत्तर में क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है, वो क्या करता है, पश्चिम क्या कहते हैं, जो आपका एशिया है, एशिया जैसे कि रूस वगैरह हो गया, इलाका हो गया, वहां से जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं जो चलती हैं उसको क्या करती है, भारत में आने से रोकती है। समुद्र पर प्रभाव। समुद्र के निकट क्षेत्रों में जलवायु संतुलित रहता है, संतुलित। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले इलाके में जो जलवायु रहता है वो कैसा रहता है, संतुलित रहता है। जैसे कि मुंबई के इलाके में गर्मी के दिनों में ठीक है, मतलब कि नॉर्मली टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। बात करते हैं मानसूनी पवनों की, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में वर्षा लाने का एक मुख्य कारक है। इसकी स्थलाकृतियां बात करते हैं, तो स्थलाकृतियों में अगर देखें तो पर्वत, पठार और मैदान वर्षा और तापमान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि भारत की जलवायु विभिन्न भौगोलिक और वायुमंडलीय कारकों से क्या होती है, संयुक्त रूप से प्रभावित होती है, भौगोलिक रूप से भी और वायुमंडलीय रूप से भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भूप्रपट्टी की विशेषताओं की परख कीजिए। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो पहली पृष्ठ है जिसे हम क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं, उसकी हमें विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु निवास करते हैं। यह पृथ्वी की संरचना का सबसे पतला लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसकी विशेषता देखते हैं, तो सबसे ऊपरी परत है, भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी मोटाई महासागरों के नीचे कम है और महाद्वीपों में अधिक है।
इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी जो संरचना है वो, इसकी संरचना को हम ये सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सीलिया भी सियाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, सियाल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा भूपरपट्टी उसको किस नाम से जानते हैं, सियाल से नाम से जानते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। दो प्रकार की भूपरपट्टी है, एक तो महाद्वीपीय भूपरपट्टी जो मोटी है लेकिन हल्की है, और एक महासागरीय पर भूपरपट्टी जो पतली है लेकिन भारी है। ठीक है, जीवन के लिए उपयुक्त, जाहिर सी बात है। ठीक है, भूपरपट्टी क्या है, जीवन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहीं पर हमें जल मिलता है। ठीक है, यहीं पर हमें क्या मिलता है, जल मिलता है, यहीं पर हमें वायु मिलती है, और यहीं पर हमें मिट्टी मिलती है, और यहीं पर हमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसलिए जीवन संभव हमारा कहां पर है, भूपरपट्टी पर है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस प्रकार भूपरपट्टी पृथ्वी की वह परत है जो जीवन संसाधनों और मानव गतिविधियों का आधार है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसकी जो आधारभूत संकल्पना है उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। इस सिद्धांत ने महाद्वीप की उत्पत्ति और उनके स्थान परिवर्तनों को समझने का क्या किया है, प्रयास किया है। पहला पॉइंट है एकीकृत महाद्वीप का विचार। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार क्या था कि जो आज जो 7 महाद्वीप है वो पहले क्या थे, एक ही विशाल भूभाग के हिस्से थे, जिसे क्या बोला जाता था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। महाद्वीपों का अलग होना, उनके अनुसार कहना है कि भाई जो पेंजिया महाद्वीप था वो धीरे धीरे क्या हो गया, टूट गया, और टूटकर क्या हो गया, 7 अलग महाद्वीप बन गए। महाद्वीपों की गति को कहते हैं, अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं महाद्वीप अभी स्थिर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदलते हुए जा रहे हैं। वर्तमान में महाद्वीपों की स्थिति, आज के महाद्वीप इसी विस्थापन का परिणाम है। जो ये विस्थापन हुआ है, जो पेंजिया महाद्वीप टूटा है और जो महाद्वीप क्या कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, वो इसी का क्या है, परिणाम है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पृथ्वी की सतह में होने वाली दीर्घकालिक परिवर्तनों को समझने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा में भिन्नता है। ठीक है, यानी कि भारत में जो वर्षा है, जो बारिश है, उसमें विभिन्नता क्यों पाई जाती है, उसके हमें कारण बताने हैं। तो इस परिचय में क्या लिखोगे, पृथ्वी पर वर्षा का वितरण समान नहीं है। जलवायु, स्थलगति और पवनों के प्रभावों के कारण यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की यहाँ पर जो वर्षा है उसकी मात्रा क्या है, असमान है। जलवायु, स्थलगति और पवन के कारण, किसके कारण, जलवायु, स्थलगति और पवन के कारण, जलवायु, स्थलगति और पवन के कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा में क्या है, विभिन्नता है। बात करते हैं ऐसे कौन क्षेत्रों की, उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां जहां पर वर्षा की विभिन्नता पाई जाती है। तो देखें तो भूमध्य रेखा क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, यहाँ अधिक ताप है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होती रहती है भूमध्य सागर में, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास वर्ष भर क्या होती है, बारिश होती रहती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, वर्षा कम होती है, शुष्क हवाएं चलती है, जिसके कारण वर्षा बहुत कम होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का अंतर, तो पर्वत के जो पवनमुखी ढाल होते हैं वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, और जो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं वहां पर वर्षा कम होती है। जो पर्वत होते हैं, पर्वत के पवनमुखी ढालों पर वर्षा अधिक होती है, और वृष्टि छाया प्रदेशों में वर्षा कम होती है। मानसूनी क्षेत्रों में मौसम वर्षा, ठीक है, मानसूनी क्षेत्रों में मौसमी वर्षा होती है। ठीक है, जैसे कि भारत क्या है, मानसूनी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मानसून में क्या होता है, वर्षा होती है। मानसून में क्या होता है, ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है ना, मानसून में क्या होता है, भारत में ज्यादा वर्षा पाई जाती है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, भौगोलिक और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण पृथ्वी पर वर्षा की मात्रा स्थानानुसार विभिन्न पाई जाती है। 36 की बात करते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता के कारक का परख कीजिए। पृथ्वी की सतह पर जो सूर्यताप में विभिन्नता पाई जाती है उसके कारक हमें बताने हैं। तो देखिए, सूर्यताप पृथ्वी की जलवायु और तापमान का मुख्य स्रोत है। सूर्यताप क्या है, पृथ्वी की जलवायु और तापमान का मुख्य स्रोत है, लेकिन यहाँ पृथ्वी की सतह पर समान रूप से नहीं पहुंच पाता है, कहीं पर ज्यादा पहुंचता है तो कहीं पर कम पहुंचता है। विभिन्न प्राकृतिक कारक इसमें विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं अंशांश की। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो सूर्यताप की विभिन्नता को प्रभावित करते हैं या सूर्यताप की विभिन्नता के कारण बनते हैं। तो पहला, भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, इसलिए सूर्यताप भूमध्य रेखा पर क्या होता है, अधिक होता है, जबकि ध्रुवों पर कम होता है। सूर्यताप भूमध्य रेखा पर क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। दिन और रात की अवधि, विभिन्न अंशांशों पर दिन और रात की अवधि अलग अलग होती है। कहीं पर दिन कभी और कभी दिन रात कभी हो जाता है,
जिससे प्राप्त सूर्यताप प्रभावित होता है। दिन और रात की वजह से भी सूर्य की ताप में क्या होता है, प्रभावित होता है। दिन के समय में सूर्य के ताप क्या होता है, ज्यादा होता है, और रात के समय में सूर्य का ताप क्या होता है, कम होता है। वायुमंडल की पारदर्शिता, जैसे कि बादल, धूल और जल वाष्प सूर्य की किरणों को क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे सूर्य ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो हमारे वायुमंडल में जो बादल है, धूल है, जल वाष्प है, वो सूर्य की किरणों को क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे सूर्य ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात करते हैं स्थल और जल का अंतर। स्थल क्या करता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस प्रकार सूर्यताप में विभिन्नता कई भौगोलिक और वायुमंडलीय कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। 37 की बात करते हैं, कावेरी नदी की प्रमुख विशेषताएं बतानी है हमें। क्या बतानी है, कावेरी नदी की हमें प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। तो बात करते हैं, कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। जो कावेरी नदी है वो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली का क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है। बात करते हैं इसकी उद्गम स्थल की, ठीक है, कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। इसकी प्रवाह की दिशा देखते हैं तो ये कहां बहता है, तो ये नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहता है और बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो हेमावती है, भवानी है और अमरावती इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कृषि और सिंचाई में महत्व है। तो इस नदी का जल दक्षिण भारत के सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण पाया जाता है। कावेरी नदी तंत्र, इसके निष्कर्ष में क्या लिखोगे, कावेरी नदी तंत्र दक्षिण भारत की कृषि और आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, तुम्हें इसमें क्या करना है, अंतर करना है। तो मैंने आपको इसमें इसका अंतर मैंने पिछले भी वीडियोस में करवा रखा है, तो आप पिछले वीडियोस में भी इसको जाकर जब देखोगे ना तो उसमें आपको इसका अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं स्किप करता हूं। बात करते हैं अगले 39 की। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से हमें क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। मानव विकास में वनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका का स्पष्ट कीजिए। जो मानव क्या क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो क्या करें, वनों को बचाएं, क्योंकि हमारे सामाजिक और आर्थिक महत्व में क्या करता है, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। निष्कर्ष की बात करते हैं अपने परिचय की। परिचय में क्या लिखोगे, वन क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। वन क्या है आपका, एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, वन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, और यह न केवल पर्यावरण संतुलित बनाए रखता है बल्कि मानव जीवन के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका आर्थिक लाभ देखते हैं। ठीक है, वन का आर्थिक लाभ क्या है, तो वन लकड़ी, औषधि और पौधे, रबड़ और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं, जिससे रोजगार और उद्योगों को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो वन मृदा क्या करता है, अपरदन को रोकता है, क्योंकि जो मिट्टी की जो क्या कहते हैं आपका पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जो क्या करता है, अपरदन को रोकता है और जलवायु संतुलन बनाए रखता है। जैव विविधता का संरक्षण करता है। ठीक है, वन अनेक जीव जंतुओं की प्राकृतिक आवास है। जीव जंतु कहां पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ठीक है, पेड़ों में रहते हैं। सामाजिक लाभ की बात करते हैं, वन ग्रामीण और जनजातीय समुदाय के जीवन यापन के लिए आधार है। जो भी जनजाति हैं, जो भी आदिवासी सब कहाँ रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, इसलिए क्या एक सामाजिक लाभ भी पहुंचाता है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, मानवीय विकास और पर्यावरण संतुलन के लिए वनों का संरक्षण क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं मानसून भारत में आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। मानसून जो है वो भारत में आर्थिक जीवन को क्या करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो बात करते हैं भारत की जलवायु मानसूनी है और देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। इसके कारण देखते हैं, फैक्टर देखते हैं जो क्या करता है, मानसून को प्रभावित, मानसून क्या करता है, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभावित करता है। तो पहला क्या, कृषि पर प्रभाव डालता है। तो जब क्या होता है, वर्षा मानसून अच्छी होगी तो फसल क्या होगा, अच्छा होगा। मानसून अच्छी होगी तो क्या होगा, फसल अच्छा होगा। जल संसाधन, ये क्या करता है, नदियों को, झीलों को और जलाशयों को क्या करता है, पानी देता है, जिससे क्या होता है, सिंचाई किया जा सकता है। उद्योगों पर प्रभाव की बात करते हैं तो कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं वो मानसून पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो अच्छी वर्षा ग्रामीण आय में बढ़ोतरी करती है, बाजार गतिविधियों में तेजी लाती है। इस प्रकार निष्कर्ष की बात करते हैं, इस प्रकार मानसून भारत के आर्थिक जीवन का आधार है। इसकी सफलता या असफलता धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को क्या करती है, प्रभावित करती है। भारत में वर्षा की स्थानीय क्षेत्रीय विभिन्नताओं को प्रभावित कीजिए। जो भारत में जो वर्षा है उसकी जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगहों पर
अलग अलग विभिन्नता है उसके कारण बताने। एक हमने विश्व में पढ़ा था, अब हम किस में पढ़ लेते हैं, भारत में पढ़ लेते हैं। भारत में वर्षा की विभिन्नता क्यों पाई जाती है। भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। भौगोलिक स्थितियां और मानसूनी पवनों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अलग अलग है। कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं पर वर्षा ज्यादा होती है। जैसे कि राजस्थान वाले इलाके में वर्षा बिल्कुल नाम मात्र की होती है, और वहीं पर बात करें मेघालय मानसीधाम में जो हजार सेंटीमीटर से भी क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है। तो वर्षा में क्या है, भारत में भी विभिन्नता पाई जाती है। वर्ल्ड में तो विभिन्नता पाई जाती है, साथ ही साथ भारत में भी विभिन्नता पाई जाती है। बात करते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की, जैसे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत में भारी वर्षा होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से, गंगा मैदान हो गया। और कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से, राजस्थान और लद्दाख हो गया। और पर्वतीय प्रभाव, तो पर्वत क्या करते हैं, पवनमुखी जो पवन विमुख ढाले होती है वहां पर वर्षा अधिक होती है। जो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं वहां पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, तो भारत में वर्षा की मात्रा स्थान और स्थल करती है, और मानसूनी पवनों के प्रभावों के कारण क्षेत्रीय रूप से विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो तुम्हारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले 3 वीडियोस को नहीं देखा तो आप उनको जरूर से जरूर देखकर जाना, मस्ट वॉच करके जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं जो पिछले 10 साल के पेपरों में आए हुए हैं। तो एक सीबीएसई क्या करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, वही जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वही रिपीट होते हुए चले जाते हैं। तो मैंने सारे रिपीट वाले ही क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपने तैयारी को क्या करो, अच्छे तरीके से जारी रखो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखो, और आज के एग्जाम के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। ठीक है, और तैयारी को एकदम इतना करना, ठीक है ना, कि तुम्हारे 90% तो ऐसे ही हंसते हंसते आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।